गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने शू ब्रेक या सिंगल ब्लॉक ब्रेक पढ़ लिया था और उसमें दोनों केसेस को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक पहला केस जिसमें कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो ब्रेकिंग फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, वो फलक्रम के होते हुए जा रहा था, और दूसरे केस में ये था कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है उन दोनों के बीच में और फलक्रम के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। और क्या क्या फॉर्मूला आ रहा था, आर एन इक्वल टू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू ए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। और दूसरे केस में प्लस माइनस था, वो डिपेंड कर रहा था कि हमारा ए है फलक्रम से ए की डिस्टेंस है, वो ए मतलब हमारा व्हील क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, वो डिपेंड इस चीज़ पे कर रहा था, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आर एन की वैल्यू क्या आ जाती है, पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू ए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे तीसरा केस जो हमारा है। अब हम तीसरे केस के बारे में पढ़ेंगे कि तीसरा केस, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स पासेस थ्रू अ डिस्टेंस ए अबव फलक्रम। ठीक है, अभी तक हमारा क्या था कि हमारा जो फलक्रम था, फलक्रम से होते हुए जो लाइन ऑफ एक्शन बन रहा था, ठीक है, उसमें क्या था कि हमारा जो व्हील था दोनों के बीच में पॉजिटिव डिस्टेंस, ए के अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिफरेंस था। अब हम क्या देखना है कि अगर हमारा व्हील नीचे है और व्हील ऊपर है और फलक्रम नीचे, मतलब जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव साइड अगर देखा जाए, तब उस केस में हमारा क्या कंडीशन होगा। ठीक है, उस केस में हमारा क्या कंडीशन होगा, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एफ टी पासेस थ्रू अ डिस्टेंस ए अबव फलक्रम एंड ब्रेक व्हील रोटेट, एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तब हमें आर एन की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये निकालना है। तो सेम प्रोसीजर, इसमें भी हम सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे कि हम फलक्रम के अबाउट जो भी फोर्सेस लग रहे हैं व्हील और ड्रम पे, ठीक है, व्हील और शू पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, हम उन सबको इक्वेट करेंगे। हाँ सॉरी, व्हील से शू पे हमारे बैंड ब्रेक या शू इस पर फलक्रम के अबाउट कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, हम उसको इक्वेट करेंगे। अब जैसे अगर हम पहले वाले केस में देखते हैं, तो एक नॉर्मल फोर्स पी ये लग रहा है, तो हम फोर्स लगाते हैं ब्रेक अप्लाई करने के लिए। अब जब ब्रेक इस पर कांटेक्ट करता है व्हील से, तो जैसे व्हील है और ये इस पर कांटेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक रिएक्शन फोर्स इस पर लगेगा व्हील पे, ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस पर और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एफ टी निकल गया, टेंजेंशियल ब्रेक लगेगा। तो अब जब हम इसको पॉइंट ओ के अबाउट हम इसको वो करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आर एन इंटू एक्स बराबर पी एल प्लस एफ टी इंटू ए। ठीक, ये यहाँ से आ जाएगा। अब हमें पता है एफ टी क्या है, एफ टी हमारा क्या है, म्यू इंटू आर एन। ठीक, एफ टी की वैल्यू म्यू इंटू आर एन रखेंगे, तो यहाँ से हमारा आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू इंटू ए। ये हमारा एफ टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी एफ टी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर रही है तब। ठीक है, अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो सेम सिचुएशन होगा, बस इस केस में आर एन की वैल्यू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू ए, ये इसके बराबर होगी। आर एन इक्वल टू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा आर एन की वैल्यू है। ठीक है, ये तब है आर एन, तो इसमें भी सेम केस में इसमें भी वही जो इससे पहले वाले इक्वेशन में आया था, आर एन माइनस प्लस माइनस म्यू इंटू ए। प्लस कब होगा, जब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी व्हील, और नेगेटिव कब होगा, जब हमारा व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, दोनों के केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक चीज़ देखेंगे तो कि इक्वेशन तीनों केसेस में इक्वेशन जो है वो सेम के सेम है। ठीक है,
यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नोट फ्रॉम अबव वी सी दैट when the brake will rotate anti-clockwise in case 2 and when the it rotate clock case 3 the equation first and second are same, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मतलब इस केस में और ऊपर वाले केस में, दोनों केस में फिर इक्वेशन सेम है। तो फ्रॉम दिस वी सी दैट द मोमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एड टू द मोमेंट ऑफ फोर्स एड्स टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। इन अदर वर्ड्स द फ्रिक्शन फोर्स helps to apply the brake and such type of brakes are said to be self energizing brake, समझे। तो इस केस में हम देखेंगे कि फ्रॉम वी सी दैट मोमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, म्यू आर एन इंटू ए एज टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो हम फ्रिक्शन और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लगा रहे हैं, देखो ब्रेक कैसे लगता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तभी ब्रेक लगता है, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे जो हमारा मोमेंट, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मोमेंट हमारा लग रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी हमारे मोमेंट को, जो हमारे थ्रू जो फोर्स लग रहा है उस मोमेंट को वो भी क्या कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसके अगेंस्ट में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स अगर हमने अपने शरीर से लगाया, मतलब अपनी पंच करके लगाया, तो हो सकता है 20 न्यूटन फोर्स हमारा उस मोमेंट की वजह, मतलब उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से भी लग रहा है। तो इससे हमारा जो नेट फोर्स लग रहा होगा ब्रेक पे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये इसकी एडवांटेजेस हैं। और ऐसे ब्रेक्स को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। ऐसे ब्रेक को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। ऐसे ब्रेक को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, ठीक है। सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कहा जाता है ऐसे ब्रेक को, ठीक है। सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स एंड व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर एनफ टू अप्लाई द ब्रेक विथ नो एक्सटर्नल फोर्स देन द ब्रेक इज सेड टू बी सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। और उस केस में अभी तक तो हमारा ये है कि हमारा जो है, देखो पहले वाले केस में सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक में ये होता है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो फ्रिक्शन की वजह से जो हमारा ऐड ऑन होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि फ्रिक्शनल फोर्स ही बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ही बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू हमारा हम जो फोर्स लगा रहे हैं बाई आवर, मतलब हम अपनी फोर्स से जो फोर्स लगा रहे हैं उससे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि वो व्हील को खुद ही लॉक कर देगा। ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहते हैं हम। ऐसे में इसको क्या कहते हैं, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। तो इसमें होता क्या है कि हमारे बिना ब्रेक लगाए हुए भी, हमारे द्वारा ब्रेक न लगाने पर भी सिस्टम ब्रेक लगा देता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। तो ये हमारा एडवांटेजेस फैक्टर नहीं है, ये हमारा डिसएडवांटेजेस है एक तरह। हो सकता है किसी सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हम ये चाहते हो कि ब्रेक हमेशा सिस्टम में लगा हो, तो वहाँ हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है अगर मुझे एग्जांपल कोई लगेगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिखता है कि जिसमें कि हमारे ना चाहने के बावजूद ब्रेक लगा। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी सी दैट इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू ए, then P will be negative or equal to 0. This means that no external force is needed to apply the brake and hence the brake is self-locking. Therefore condition for brake to be self-locking क्या है, x की वैल्यू less than or equal to mu into a। अगर x की वैल्यू इससे छोटी है, mu into a से छोटी है, तो वो कंडीशन हमारी सेल्फ लॉकिंग ब्रेक किया जाएगी, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, ठीक है। ये हमारी कंडीशन सेल्फ लॉकिंग ब्रेक किया जाएगी। द सेल्फ लॉकिंग ब्रेक इज़ यूज्ड द सेल्फ लॉकिंग ब्रेक इज़ यूज्ड ओनली इन बैक स्टॉप एप्लीकेशन। बैक स्टॉप समझ में आया, बैक गियर,
बैक गियर कह रहे हैं, अरे बैक ब्रेक, बैक हैंड ब्रेक क्या करता है, हम बिना फोर्स अप्लाई किए वो ब्रेक को लगा देता है। यूज्ड इन बैक स्टॉप एप्लीकेशन, द ब्रेक should be self-energizing and not a self-locking in order to avoid self-locking and to prevent the brake from grabbing. X is kept greater than mu. X is kept greater than mu into a. सेल्फ लॉकिंग से अवॉइड करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन म्यू इंटू ए से है, ठीक है। इफ़ ए बी इज़ द प्रोजेक्टेड एरिया इज़ द प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया ऑफ द ब्लॉक और शू, then the bearing pressure on the shoe is equal to AB बराबर RN upon AB, PB बराबर RN upon AB। And when a shingle block or shoe block is applied to a rolling wheel, an additional load is thrown on the shaft bearing or duty heavy normal force and produces bending of the shaft. In order to overcome this drawback, डबल ब्लॉक और शू ब्रेक इज़ यूज्ड एज डिस्कस्ड इन अर्लियर टॉपिक, ठीक है। तो हमें सेल्फ लॉकिंग से बचाने के लिए हमारा जो सिस्टम होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू इंटू ए, तो हमारा सिस्टम जो है सेल्फ लॉकिंग से बचा रहेगा। और अगर सेल्फ लॉकिंग होना है एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू ए के बराबर, ठीक है। अब अगला हमें जो करना है टॉपिक पाइवटेड ब्लॉक और शू ब्रेक। We have discussed in the previous article that when the angle of contact is less than 60 degree, then it may be assumed that the normal pressure between the block and the wheel is uniform, ठीक है। But when the angle of contact is greater than 60 degree, then the unit pressure normal to the surface of contact is less at the end than at the center. Is less at the end than at the center. Is less at the end than the center. In such cases, block or shoe is pivoted to the lever, ठीक है। Instead of being rigidly attached to the lever, this gives uniform wear of the brake lining in the direction of applied force. The braking torque for a pivoted or shoe brake जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री है तो उस केस में TB इक्वल टू FT, सेम वही FT R इक्वल टू म्यू डैश RN इंटू R, ठीक। अब म्यू डैश क्या है, म्यू डैश इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, म्यू डैश क्या है, म्यू डैश इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। म्यू डैश क्या है, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। और म्यू डैश इज इक्वल टू क्या है 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे TB इंटू FTR तो यहाँ पे हमने देख लिया था म्यू डैश की वैल्यू 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने ये देख लिया था शू ब्रेक, पाइवोटेड शू ब्रेक, ब्लॉक और शू ब्रेक कैसे वर्क करता है, ठीक है। शू और पाइवोटेड शू ब्रेक कैसे वर्क करता है, और ये सारे केसेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, सारे केसेस के बारे में देख लिया था। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। कहता है कि अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक इज शोन इन फिगर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द ड्रम इज़ 250 mm एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ 90 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 60 है, मतलब 90 डिग्री दे रखा है पहले से, ठीक है। तो इफ़ द ऑपरेटिंग फोर्स ऑफ 700 न्यूटन इज़ अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ लीवर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड द लाइनिंग इज़ 0.25, तो फाइंड द टॉर्क दैट में बी ट्रांसमिटेड बाय द ब्लॉक ब्रेक। अब हमें ये पता है कि जब भी एंगल टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो हम उस केस में म्यू डैश हम निकालेंगे, ठीक है। 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल जाएगा, ये इतना हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा म्यू डैश कितना आता है 0.385, ठीक है, 0.385। फिर आर एन की वैल्यू, ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द टॉर्क दैट में बी ट्रांसमिटेड। आर एन चाहिए एफ टी म्यू डैश इंटू आर एन एफ टी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हम इसको इक्वेट करेंगे, मतलब उसको मोमेंट के बाद उसके मोमेंट लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट ओवर फलक्रम ओ, तो हमारे पास जो आएगा, ठीक है। तो टेकिंग जब हम मोमेंट लेंगे तो हमारे पास जो आएगा, यहाँ से हमें एफ टी निकल जाएगा। एफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 670 न्यूटन। एफ टी की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी 670 न्यूटन, और वहाँ से हम टी बी बड़े आराम से निकाल लेंगे। टी बी बराबर एफ टी इंटू आर। आर की वैल्यू हमें रेडियस ऑफ व्हील हमें पता है, जिससे हमारा आ जाएगा 83.75 न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। टी बी की वैल्यू 83.75, टी बी की वैल्यू 83.75 न्यूटन, 75 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब जब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें क्या कहता है कि फिगर 19.6 शोज अ ब्रेक शू अप्लाइड टू अ ड्रम बाय अ लीवर, ठीक है। ब्रेक शू, ये हमारा लीवर है। इसमें देखो अभी तक हमने सारे लीवर जो थे वो स्ट्रेट लाइन में थे, अब क्या ये कर्व है, कर्विकल पाथ में, कर्विंग, ठीक है। अब ये कह रहा है रेडियस ऑफ ड्रम 160 mm दे रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.3 दे रखा है। इफ़ द ड्रम रोटेट क्लॉकवाइज एंड फाइंड द ब्रेकिंग टॉर्क ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एट बी, हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। तो अब देखो, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय द शू एट द सेंटर ऑफ ड्रम इज 40 डिग्री, देयरफॉर वी नीड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश। वी नीड नॉट गेट, क्योंकि सिंस टू थीटा की वैल्यू जो लेस देन 60 डिग्री है, तो उस केस में हमारा म्यू डैश जो हो जाएगा वो म्यू के बराबर ही हो जाएगा, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे तो देखो आर एन इंटू 350 प्लस एफ टी इंटू एफ टी 200 माइनस 160 इजकल टू 600 इंटू 700, 600 इंटू 700। तो एफ टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एफ टी की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 372.8 न्यूटन, ठीक है। और टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, टी बी की वैल्यू 59.6 न्यूटन मीटर, ये हमारी इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी इतनी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कैसे वर्क करते हैं, कैसे, एक हमने वो भी सिचुएशन देख लिया जब हमारा जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो जब 60 से ज़्यादा हो, और दूसरा सिचुएशन हमने ये भी देख लिया जब हमारा कॉन्टैक्ट एंगल 60 से कम हो, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमारा ये ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरी तो एक जगह है, लेकिन कम से कम हमें उस क्वेश्चन सॉल्व मतलब उसका प्रैक्टिकल, तो क्वेश्चन सॉल्व होने से होता क्या है कि हमें उस टॉपिक का प्रैक्टिकल इंसाइट मिलता है। मतलब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। थ्योरी तो हमें पता है कि ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है, ऐसे नहीं वर्क कर रही है, लेकिन उस चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पता चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है 19.3 क्वेश्चन एग्जाम्पल। ऐसे वैसे भी ज़्यादातर सारे एग्जाम्पल हैं। A bicycle and rattle of mass 100 kg are traveling at a speed of, ठीक है, at a rate of 16 km/h on a level road. A brake is applied on the rear wheel, which is 0.9 meter in diameter, and this is the only resistance acting. How far will the cycle travel, and how many turns will it make before it comes to rest? ठीक है, the pressure applied on the brake अगर हमारा इतना है, ठीक है, प्रेशर मतलब पी जो हमें दे रखा है वो 100 न्यूटन, प्रेशर यानी कि यहाँ पे फोर्स न्यूटन है ना, फोर्स, और न्यू की वैल्यू दे रखी है 0.05, ठीक है, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ फार विल द बाइसिकल ट्रेवल एंड हाउ मैनी टर्न विल इट मेक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब देखो हम पहले सबसे पहले इसमें क्या है, जो क्या एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइसिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक। वी नो दैट टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वी, एफ टी की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू आर एन। हमें आर एन की वैल्यू पता है, तो 0.05 इंटू 100, तो ये हमसे निकल जाएगा क्या, यहाँ से एफ टी निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है, और फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो एफ टी इंटू डी। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स है तुम्हारा आपका 5 और एक्स, ठीक, ये हमारा हमने ये जूम किया कि एक्स है, ठीक है, और ये रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है वो क्या है, एम स्क्वायर, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या है के बराबर होना चाहिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू आ जाएगी 197.2 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद इस काइनेटिक एनर्जी से हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द बाइसिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो 197.2 इक्वल टू पाई डी एन बाई, ठीक। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, n की वैल्यू यहाँ से 70 आ जाएगी। तो देखा ये सीधा सा एग्जांपल है, ये सीधा सा एग्जांपल एक हमारा बाइसिकल के ऊपर है कि कैसे अगर हम कोई बाइसिकल अगर हम चला रहे हैं, इस पर जो वेट लग रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हो, हाँ, तो अगर हम ब्रेक मारते हैं, उस स्पीड से चल रहे हैं, ब्रेक मारते हैं तो कितनी देर में वो रुक जाएगी, कितना फोर्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, एक तो सिंपल कैलकुलेशन था, यही चीज़ अगर हम मैकेनिक्स के टर्म में देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी बाइक की या बाइसिकल की, ठीक है, और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या है, अब इस सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस भी है और फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस हमें देखना है, ठीक है, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें डबल ब्लॉक और शू ब्रेक के बारे में देखना है। मतलब अभी तक हम जो भी पढ़ लेते उसमें क्या था, जो हमारा व्हील था उस पर एक सिंगल ब्लॉक लग रहा था, अब हम क्या है डबल ब्लॉक लग रहा है, ठीक, डबल ब्लॉक की बात हो रही है। अब देखो तो कि व्हेन अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक इज अप्लाइड टू अ रोलिंग व्हील, व्हेन अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक इज अप्लाइड टू अ रोलिंग व्हील एंड additional load is thrown on the shaft bearing, an additional load is thrown on the shaft bearing due to the normal force. This produces bending on the shaft.
इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक और डबल ब्लॉक, ठीक है, पता क्या है कि जब एक सिंगल ब्लॉक होता है, ठीक है, मान लो इस पर अगर ऐसे हम बना रखें, ठीक, ये हमारा ऐसे कनेक्टेड है, तो जब हम इस पर फोर्स लगाते थे जब सिंगल ब्लॉक के केस में, तो क्या होता था कि ये साफ्ट हमारा था, साफ्ट को हमें रोकना था, तो उस पर फोर्स लगता था, तो उससे क्या चांसेस बढ़ जाते थे, मान लो कभी अगर फोर्स झटके से लगा या एक तरह से वो उसके ऊपर साफ्ट के ऊपर लोड की तरह एक्ट करता था, ठीक है, तो उससे चांसेस ये बढ़ जाते थे कि इसके बेंडिंग होने के चांसेस बढ़ते थे, ठीक है, बेंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते थे, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस बेंडिंग ऑफ शाफ्ट और इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक अ डबल ब्लॉक ऑफ और शू ब्रेक इज यूज्ड. It consists of two brake blocks applied at the opposite end of a diameter of the wheel, which eliminate or reduce the unbalanced force on the shaft. The brake is set by a spring, ठीक है, यहाँ पे ये देखो spring. The brake is set by a spring which pulls the upper end of the bar closer. And when the force P is applied, जैसे यहाँ पे जैसे ही force लगेगा, ठीक है, applied, the spring is compressed and the brake is released, ठीक है. And this type of brake is often used on electric crane and the force P produced by the electromagnet solenoid. When the current is switched off, there is no force on the bell and crank lever, and brake is engaged automatically due to spring force, and there will be no downward movement of the blade. No downward movement ऑफ द लोड. नो डाउनवर्ड, इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोड नहीं होगा, ठीक है. इन डबल ब्लॉक द ब्रेकिंग एक्शन इज डबल्ड बाय द यूज ऑफ टू ब्लॉक्स, एंड दीज ब्लॉक्स मे बी ऑपरेटेड प्रैक्टिकली बाय द सेम फोर्स विच विल ऑपरेट वन. इन केस ऑफ डबल ब्लॉक और शुगर द ब्रेकिंग फोर्स इज गिवन बाई, इस केस में जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो किस तरीके से दिया होता है, टी इज इक्वल टू Ft1, ये ब्रेकिंग है, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक तरफ से Ft1 Ft2 इंटू आर, ठीक है, Ft1 प्लस Ft2 इंटू आर ब्रेकिंग फोर्स, ये तुम्हारा टोटल ब्रेकिंग टॉर्क आ जाएगा. ये हमारा ब्रेकिंग टॉर्क आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है. वेयर Ft1 और F2 आर ब्रेकिंग फोर्सेस ऑन टू ब्लॉक्स. Td बराबर Ft1 प्लस Ft2 इंटू आर, ठीक है, Ft1 प्लस T2 इंटू आर. ये इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई. ये केस कौन सा केस था, जब हमारा डबल ब्लॉक, ये हमारा क्या था, कौन सा केस था, डबल ब्लॉक का केस था, ठीक है. डबल ब्लॉक और शू ब्रेक, डबल ब्लॉक और शू ब्रेक के केस में ये हमारा था, ठीक है. तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था सिंगल ब्लॉक और डबल ब्लॉक के केस, दोनों चीज़ों को हमने कंसीडर कर लिया. अब हमें क्या देखना है, अब हम आगे इसके आगे भी एक न्यूमेरिकल है, हम वो देखेंगे. ये न्यूमेरिकल हम नहीं देखेंगे. फिर अब आता है हमारा सिंपल बैंड ब्रेक. ये कहता है कि अ बैंड ब्रेक कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेक्सिबल बैंड of leather, one or more rope or steel lined with friction material, which embarrasses a part of the circumference of drum. A band brake as shown in figure 19.11 is called simple. इसको कहते हैं simple band brake, in which one end of the band is attached to a fixed pin and fulcrum of the lever, while the other end is attached to the lever at a distance P from the fulcrum, ठीक है. When a force P is applied to the lever at C, the lever turns down the
turns about the fulcrum O and tighten the band on the drum and hence the brakes are applied. Hence, अब जैसे इसमें क्या है कि ये उतना टाइट होता नहीं है, ठीक है, दोनों में टेंशन होती है, तो जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं इस पर क्या होता है कि ये टाइट होने लगता है। ये जैसे ही टाइट होता है वो क्या करता है, ब्रेक ड्रम को खींचने लगता है, ठीक है, खींचने लगता है, ठीक है। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द लीवर एट सी, द लीवर टर्न्स अबाउट फुलक्रम पिन ओ, ठीक है, and tightens the band on the drum and hence the brakes are applied. The friction between the band and drum provide the braking force. और हम T1 अगर मान लें टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बैंड और T2 अगर मान लें टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द बैंड, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ लैप, ये कितना एंगल इसके साथ ये सबटेंड किया है जो बैंड है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रम, ठीक है, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ बैंड, और ये क्या है, आर ई इफेक्टिव रेडियस ऑफ ड्रम, इफेक्टिव रेडियस ऑफ ड्रम, इफेक्टिव रेडियस ऑफ ड्रम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई की वैल्यू आर प्लस एल बाई टू, आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस एल बाई टू। तो यहाँ तक ये हो जाएगा। फिर हम इसका अगर फार्मूला देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो हम ये फ्लो उसमें पढ़ते हैं मशीन डिज़ाइन में, T1/T2 क्या होता है, ई रेस टू म्यू इंटू थीटा, ठीक है, ई रेस टू म्यू इंटू थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा क्या है कि जो एंगल जितना रैप किया है वो पूरा का पूरा थीटा हो जाएगा, जितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो ड्रम पे वो जो वायर है जो उसको खींच रहा है, ठीक है, टाइटन बैंड जो है उस खींच रहा है, जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको थीटा कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.3 log T1/T2 अपॉन म्यू इंटू थीटा, अपॉन म्यू इंटू थीटा। और उसके बाद यहाँ से ब्रेकिंग ड्रम क्या हो जाएगा, TB इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू आर, T1 माइनस T2 इंटू आर, ठीक है, T1 माइनस T2 इंटू आर, ठीक है। ये हमारा ब्रेकिंग टॉर्क है। अब नाउ कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द लीवर OBC, इक्विलिब्रियम ऑफ द लीवर OBC, इट मे बी नोटेड दैट when the drum rotates in the clockwise direction, ठीक है, the end of the band attached to the fulcrum O will be slack in tension T2 and end of the band attached to B will be tight with tension T1, ठीक है। On the other hand, when the drum rotates in the anti-clockwise direction as shown in figure 19.b, the tension in the band will reverse and the end of the band attached to the fulcrum O will be tight with tension T and end of the band attached to B will be slack with tension T2। और यूजिंग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, मोमेंट निकालेंगे इक्वल टू T1/B और इस तरह PL इक्वल टू T2 इंटू B, ठीक है। तो जब हम ये दोनों चीज़ें मिल गई, ठीक, L और B तुम्हें पता है क्या है, तो वही यहाँ पे देखो नोट करके लिखा भी हुआ है कि व्हेन द ब्रेक बैंड इज अटैच्ड टू द लीवर, ठीक है, व्हेन द ब्रेक बैंड इज अटैच्ड टू द लीवर दैट द फोर्स P मस्ट एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टाइटन द बैंड ऑन द ड्रम, ठीक है। एंड इफ द परमिशिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल इज नोन देन मैक्सिमम टेंशन इन द बैंड इज गिवन बाई T1 इक्वल टू सिग्मा ओमेगा इंटू T, सिग्मा ओमेगा इंटू T, जहाँ पे W क्या है, विथ ऑफ बैंड, ठीक है, और T क्या है, थिकनेस ऑफ बैंड। T क्या है, थिकनेस ऑफ बैंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमें ये देखना होगा कैसे कैसे चीज़ें बदल देनी हैं। ये कैसे कैसी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें बदल देनी हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बैंड ब्रेक देख लिया, सिंपल बैंड ब्रेक देख लिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, कुछ
न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक।